दोस्तों, तो कैसे आप सभी। देखिए, कल हमने आपको बता दिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक का पार्ट आपको पढ़ा दिया था, जो लघु बीजाणु जनन होता है, कैसे परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है, वहाँ तक का हमने टॉपिक पढ़ा दिया था। इसके बाद में आज हम स्त्री केसर या पिस्टल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, परागण पढ़ेंगे और हो सकता है निषेचन भी टॉपिक कवर कर लें हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पिस्टल की बात करते हैं हम। मतलब कोई कोई हमारे पुष्प होते हैं जिसमें 2 पिस्टल होते हैं। ठीक है, एक ही पुष्प के अंदर किसी किसी में 1 होता है, किसी किसी में 2 से भी ज़्यादा होते हैं। मोनोकार्पलरी जिसमें 1 होता है उसको मोनोकार्पलरी बोलते हैं, जिसमें 2 होते हैं बाईकार्पलरी बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीकार्पलरी भी बोलते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम सिंगल की बात करते हैं। ठीक है, एक स्त्री के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एकांडपी या मोनोकार्पलरी। ठीक है, अभी हम डायग्राम से समझेंगे इसको। यदि 1 से ज़्यादा होते हैं, 1 से अधिक स्त्री केसर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बहुअंडपी या मल्टीकार्पलरी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसमें 1 स्त्री केसर होता है उसके एग्जाम्पल पता है क्या है। ये हो गया हमारा गेहूं, हो गया धान, हो गया। ठीक है, इसके स्त्री केसर में 1 ही कार्पल होता है। ठीक है, 1 ही अंडा से प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी या फिर एकांडपी। और जिसमें 1 से ज़्यादा अंडा प्रेजेंट होते हैं उसको बहुअंडपी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारा तरबूज, हो गया पपीता, हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीज होते हैं ना इनके अंदर। देखिए यहाँ समझते हैं हम इनको, 1 से अधिक होते हैं। ठीक है, इसके भी 2 टाइप हो जाते हैं जिसमें 1 से अधिक होते हैं। ठीक है, 1 प्रेजेंट होगा तो ऐसे ही प्रेजेंट होगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, यदि 1 से ज़्यादा अधिक प्रेजेंट हैं तो इनके भी 2 टाइप होंगे, एक हमारा फ्री होगा, एक होगा फ्यूज। ठीक है, एक होगा आपका स्वतंत्र। ये जो है 2 कार्पल जो है हमारे आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, है ना। होते तो एक ही पुष्प में दोनों प्रेजेंट हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो ये मतलब इनको हम बोल देते हैं युक्तांडपी। और एक होते हैं जुड़े हुए होते हैं, तो देखिए ऐसे करके ये जो है ना हमारे आपस में बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम बोल देंगे स्वतंत्र जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं युक्तांडपी। और ये जुड़े हुए जो है ना कार्पल हमारे, इनको बोल देंगे हम आपका ये आपस में यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, इसको बोल देंगे हम युक्तांडपी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिनकार्पस। ठीक है, और इसको बोल देंगे
एपोकार्पस। ठीक है ना। अब हम इससे आगे की बात कर लेते हैं। इसके आगे चलते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, जो हमारा स्त्री केसर होता है ना, उसके मेन 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ठीक है, मेन पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मेन जो है इसके 3 टाइप होते हैं, स्त्री केसर के 3 टाइप होते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग लिख लीजिए। पहला हो गया हमारा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, जहाँ पोलन आकर के बैठता है। ठीक है, इसके बाद में पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। नंबर 2 पार्ट होता है हमारा वर्तिका, है ना। और नंबर 3 पार्ट होता है हमारा ओवेरी। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। वर्तिका या स्टिग्मा का काम होता है यहाँ पोलन आकर के बैठता है, यहीं से निषेचन की प्रक्रिया। सबसे पहला चरण यही होता है जो अंडाशय में होता है। ठीक है, पिस्टल में होता है। इसके बाद वर्तिका जो होता है हमारा पतली ट्यूब होती है, इसके अंदर पोलन ट्यूब फॉर्म होती है ना। और तीसरा पार्ट जो होता है हमारा ओवेरी, वो एक चौड़ा पार्ट है हमारा अंडाशय। ऐसे फीमेल में भी होता है, ठीक है, जिसमें गैमेट का निर्माण होता है। ऐसे ये भी है, इसके अंदर भी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, या निषेचन की प्रक्रिया इसी के अंदर संपन्न होती है ना। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा देखिए, जो हमारा ये ओवेरी होता है ना, उसके जो 2 आवरणों से घिरा हुआ रहता है। एक रहता है आउटर इंटेगुमेंट या बाह्य आवरण, एक होता है इनर इंटेगुमेंट या अंत आवरण। ठीक है, ये दोनों हो गए। और इसके अंदर जो है हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ओव्यूल, ये ओव्यूल प्रेजेंट है। इन दोनों आवरणों के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। इन आवरणों का क्या काम होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, आवरण जो होते हैं हमारे, और जो है दोनों आवरण एकदम पूरे घेरे हुए रहते हैं ओव्यूल को, लेकिन एक छोटा सा छिद्रनुमा पार्ट होता है जो आवरण कवर नहीं करते हैं, जिसको उसको बोलते हैं हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ये क्यों खुला हुआ होता है, क्योंकि जो पराग नलिका है ना हमारी, वो यहीं से एंटर करती है। माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट है, पराग नलिका प्रवेश करती है यहीं से। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारा अगला जो पार्ट है, जो ओवेरी से जो है ना हमारा, ये बीजांड ग्रंथ से ये हमारा ओव्यूल जुड़ा रहता है। ओव्यूल किससे जुड़ा रहता है, ओव्यूल जो है बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल से हमारा ओवेरी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसी को बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल जिस पार्ट से हमारा जुड़ा हुआ रहता है, हाइलम, आपने देखा होगा चना के उस पर एक गड्ढा नुमा रहता है, वही हाइलम रहता है। यहीं से इस डंठल को जुड़ा रहने का काम करता है ये हाइलम वाला पार्ट जो है। इसी पार्ट पे हमारा बीजांड ग्रंथ अटैच रहता है। ये वाला पार्ट हाइलम हो गई, जैसे ये मार्कर यहाँ अटैच है तो ये वाला पार्ट हाइलम हो गया। ठीक है, जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और इसकी बात कर लेते हैं निभाग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलाजा। ठीक है, ये जो है हमारा बीजांड द्वार माइक्रोपाइल वाले पार्ट का बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है, इसको कैलाजा बोलते हैं। ठीक है, कैलाजा बिल्कुल अपोजिट में होता है। और एक पार्ट होता है हमारा बीजांड काय या न्यूसिलस, है ना। बीजांड काय या न्यूसिलस, इसका क्या काम होता है, ये हमारा जो है बाह्य अध्यावरण अंत अध्यावरण के अंदर पाया जाता है, अंत अध्यावरण के बीच में पाया जाता है। और इसका नाम पता क्या, इसका जो काम होता है, ये भोजन का संग्रह करने का काम करता है। भोजन संचय संग्रह करने का काम करता है। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है। और ये पूरा पार्ट हमारा बोल ही देते हैं इसको ओवेरी पार्ट है, ये अंडाशय है ना। और न्यूसिलस वाला बीजांड काय वाले पार्ट के अंदर हमारा पाया जाता है भ्रूण कोश। ठीक है, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं जिसे। जो हमारा एक जो हमारा ये है ना ओव्यूल, इसके अंदर एक भ्रूण कोश प्रेजेंट होता है।
हिंदी में लिख देते हैं, चलो। एक बीजांड के अंदर, बीजांड में एक भ्रूणकोश होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैंने बताया था जो हमारा पिस्टल है ना, इस तरीके से उसके 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया हमारा स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र, दूसरा हो गया वर्तिका या फिर स्टाइल, तीसरा हो जाता है हमारा अंडाशय वाला पार्ट, ठीक है। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। इसके बाद में अध्यावरण की बात कर लें, एक होता है बाह्य आवरण होता है, एक होता है अंतः आवरण, ठीक है, जो ओव्यूल को कवर करते हैं। और ओव्यूल जहाँ से पराग नलिका अंदर घुसती है उस वाले पार्ट को बोलते हैं हमारा माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार, ठीक है। इसके अपोजिट में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैलाजा या निभाग। और एक ओवेरी जिस पार्ट से हमारा ओव्यूल अटैच होता है ना, उस पार्ट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीजांड ग्रंथ से अटैच रहता है। और बीजांड ग्रंथ जिस पार्ट से हमारा ओव्यूल से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और हाइलम के अंदर हमारा भ्रूणकोश प्रेजेंट रहता है, हाइलम के अंदर भ्रूणकोश प्रेजेंट रहता है। और भ्रूणकोश के अंदर हमारा बीजांड या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हमारे भोजन संग्रहण करने का काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद में थोड़ा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। और देखिए एक चीज़ और थी, मैंने बताना चाह रहा था आपको, ये जो अंडाशय है ना, ये पूरा अंडाशय, इसके अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा प्रेजेंट होती है। अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा होती है, जो अपरा या प्लेसेंटा से अटैच रहती है, प्लेसेंटा से अटैच रहती है, से जुड़ी रहती है, ठीक है। अंडाशय के एक गर्भाशय गुहा होती है जो हमारी इससे अटैच रहती है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा के अंदर तब हमारा ये वाला पार्ट बीजांड ग्रंथ से जुड़ा हुआ रहता है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा देखिए इतना बार ट्रप कर लेते हैं, ये अभी छोड़ देते हैं थोड़ा। देखिए अब हम पढ़ाते हैं आपको गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस इसमें क्या होता है, हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। लघु बीजाणु दीर्घ जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, ये जो है ना हमारा ये अंदर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो है ना हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं। भ्रूणकोश के अंदर, इसको बोल देते हैं हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना, या मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, है ना। इस वाले पार्ट में हमारा क्या होता है,
मतलब इसमें जो है एक माइक्रोपाइल, जो ये वाला पार्ट है ना, माइक्रोपाइल जो बीजांड द्वार वाला जो पार्ट है ना, इसके बराबर में एक कोशिका होती है, ये कोशिका होती हैं सारी इसके अंदर भरी हुई रहती हैं, ठीक है। थोड़ा इस वाले पार्ट, माइक्रोपाइल वाले पार्ट में थोड़ी कोशिका बड़ी हो जाती हैं आपस में, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बड़ी हो जाती हैं, ये मान लो। इनमें सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। एक कोशिका मान लो इसमें से बड़ी हो गई कोई, ठीक है, एक से आपकी दो बन गई, क्या हो गया यहाँ पे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे, अर्धसूत्री या मियोसिस, ठीक है। 2 से 3 हो जाएंगी, डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, इसी वजह से मैं पहले से बना लाता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। 3 हो गई, इसमें कौन सा होगा, अर्धसूत्री, पहला अर्धसूत्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नीचे बना देते हैं, इसके बाद में तीन से जो है 4 बन गए, इसको बोल देते हैं अर्धसूत्री, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो गया है ना। अब क्या होगा, इसकी प्लॉइडी कितनी थी, ये हमारा था 2n, ठीक है, द्विगुणित था ये, द्विगुणित, ये सब क्या हो जाएंगे हमारा, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये सब जो हमारे 4 बन जाएंगे, है ना, 4 बन गए। इसे मिटा भी सकते हैं आप, ये 4 बन गए, चारों की प्लॉइडी n होगी, ये क्या हो गया हमारा, 4 गुरु बीजाणु बन गए। अब इसमें से जो है ना एक क्रियाशील रह जाएगा, बाद बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और इसमें से एक जो कार्यशील है वो रह जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात इसकी कर लेते हैं। अब ये जो हमारा भ्रूण कोश के अंदर इनमें से रह जाएगा एक, तब इसमें जो है ना माइटोसिस होगी, अर्धसूत्री हो चुका, अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, है ना, एक रह गया। तो देखिए ये क्या है हमारा भ्रूण कोश, इस भ्रूण कोश में क्या होगा, अब देखिए हमारा एक से बनेंगे 2, यहाँ पे लिख देते हैं समसूत्री विभाजन होगा इसमें, एक से कितने बन गए 2, और दोनों जो है अलग अलग ध्रुवों पे चले जाएंगे, फिर इसमें दूसरा होगा, दूसरा समसूत्री हो गया, समसूत्री, और इसके बाद में होगा हमारा तीसरा, ठीक है, तीसरा समसूत्री। इसमें 3 समसूत्री हो जाते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसके बाद में हमारा 8 बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ देर बाद क्या होगा, ये क्या बन गया हमारा, आपका एम्ब्रियो सैक बन गया। इसकी जो है आउटर अद्यावरण प्रेजेंट आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर बाद। तो देखिए ये तीनों सेल किनारों पर चले जाएंगे और मिडिल में जो है आपके 2 रह जाएंगे, तभी ये आपका बन गया। तो देखिए ये दोनों कौन सी सेल होंगी बताइए,
इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। कोशिका, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। इनको बोल देते हैं एंटीपोडल सेल। और इन जो मिडिल वाली रहती है इसको बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका। अंड कोशिका, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? मिडिल वाली को बोलते हैं अंड कोशिका और साइडों की दोनों को बोलते हैं सहायक कोशिका। इंग्लिश में बोल देते हैं इनको हम सिनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसका फिर कुछ देर बाद बाह्य आवरण आ जाता है ना। तो इसी प्रकार इसमें हम लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। देखिए एक बार और समझिए, जो हमारा माइकोस्पोर मदर सेल होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, माइकोपाइल वाले साइड की कोशिका एक बड़ी हो जाती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें हमारी 3 बन जाती हैं। इसके बाद में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में 4 में विभाजित हो जाता है ना। और 4 में से फिर कुछ देर बाद क्या होता है, 3 नष्ट हो जाती हैं और एक ही रह जाती है जिसकी प्लॉइडी n रहती है। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक रह जाता है। और उसके आगे जाने के बाद समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन से हमारा भ्रूण कोश के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं। और फिर अगला समसूत्री विभाजन होता है, उससे 4 बनते हैं और दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपोजिट साइड में। फिर तीसरा जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें हमारे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर हमारे 3 अलग साइड चले जाते हैं और 3 अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। उधर साइड के 3 जो हमारे कहलाते हैं प्रतिमुख कोशिका, और इधर के जो मिडिल वाला अंड कोशिका कहलाती है एग सेल, और जो साइडों के हैं वो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका कहलाती हैं, और बीच के पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं ना। इसके बाद में अध्यावरण आ जाता है कुछ देर बाद। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो हमारे 3 अगुणित गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। एक कार्यशील में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। और इसमें हम लिख सकते हैं 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं। 3 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, पहला यहाँ पे हुआ तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। समसूत्री विभाजन और स्वतंत्र केंद्र की विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है इसमें। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, डिवीजन या आप स्वतंत्र केंद्र की विभाजन भी लिख सकते हैं ना। तो इसमें सबसे एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ये लिखा जाता है हमारा, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। देखिए जो जो हमारा ये है ना एम्ब्रियो से एक जो भ्रूण कोश होता है ना, हमारा भ्रूण कोश हमारा 7 केंद्र कोशिकीय, यही कन्फ्यूजन हो जाता है, कोशिकीय 8 केंद्र की होता है।
ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। फ्रूटकोष हमारा 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। कैसे होता है देखो, ये 3 सेल हो गई और ये 3 सेल हो गई और बीच का जो ना एक में मिला देते हैं इसको, तो ये हमारा 7 कोशिकीय, 3 और 3 6 और एक 7 कोशिकीय होगा। 8 केंद्रकीय कैसे हैं, 3 सेल हो गई, 3 सेल हो गई और 2 ये हो गए, कितने हो गए 8 केंद्रकीय हो गया। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेट्स का होता है ये हमारा जो है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। और इसके बाद में थोड़ा हम परागकण स्त्री केसर संकर्षण को समझ लेते हैं। यहाँ तक सबको के लिए एक और बार समझाने की कोई नीड तो नहीं है। देख लीजिए, ये 3 विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं, 3 अलग बढ़ जाते हैं, बीच में मिडिल में 2 रह जाते हैं जो कि ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं ना। थोड़ा निषेचन की प्रक्रिया समझ लेते हैं यहाँ से आगे चल के। देखिए, परागकण इस तरीके से संकर्षण है ना, परागकण और इस तरीके से का जो कांटेक्ट होता है जिससे हमारा पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ से समझेंगे हम। देखिए, यहाँ से आपको समझाते हैं। है ना, देखिए ये हमारा स्टिग्मा है या फिर हमारा वर्तिकाग्र है। यहाँ पर पॉलिन आके गिरेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा कुछ मीठा पदार्थ होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, शुगर मान लीजिए, इसको शुगर को अब्जॉर्व करने के बाद में ये हमारा परागण है, परागकण है ना, ये जो है फूल जाता है, पॉलिन आकर के यहाँ पर फूल जाता है। इस पे जैसे स्टिग्मा पे गिरता है हमारा स्टिग्मा, इसे लिख दीजिए वर्तिकाग्र पर आने के बाद। आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, परागकण फूल जाता है। इसके बाद में ये पॉलन ट्यूब का फॉर्म करता है। ये क्या है, पराग नली। कुछ टाइम बाद पॉलन ट्यूब या पराग नली का निर्माण करता है, पॉलन ट्यूब। और इसमें इसके जो मेल गैमेट है ना, 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं उसी टाइम पॉलन ट्यूब का जब निर्माण होता है। तो एक परागण एक 2 कोशिकीय स्टेज होता है, एक 3 कोशिकीय। मैंने आपको पढ़ाया था, एक में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होते हैं, उसे 2 सेल स्टेज बोलते हैं। और 3 कोशिकीय अवस्था जो होती है उसमें वेजिटेटिव सेल और 2 जर्म कोशिका जो होती है जनरेटिव सेल, वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। देखिए, मैंने बताया था जो माइकोपाइल वाला पार्ट होता है, बीजांड द्वार वाला, वहाँ से ये अध्यावरण खुला हुआ होता है और वहीं से प्रवेश करती है। तो इसके बाद में क्या होता है, देखिए इसके बाद में हमारी पराग नली आ गई। परागकण सबसे पहले थोड़ा शुगर युक्त पदार्थ होगा, वहाँ पे फूल जाएंगे और पराग नली फॉर्मेशन करते हैं। माइकोपाइल वाले पार्ट से पराग नली एंटर करती है। तो इसका जो है पहला नर युग्मक, 2 नर युग्मक लेके आती है पराग नली। पहला नर युग्मक ये जो हमारी एग सेल है, यहाँ पे लिखा नहीं है, एग सेल, अंड कोशिका। एग सेल से हमारा फ्यूज हो जाती है ना, इससे फ्यूज हो जाता है पहला नर युग्मक। तो क्या बना देगी हमारी एग सेल से फ्यूजन होने के बाद में हमारा 3 गुणित नर युग्मक बनता है। क्योंकि ये एग सेल हमारी, इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होता है, 2 गुणित होती है, तो हमारी 3n बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन बोल देते हैं इसको,
त्रिसंलयन है ना, ये क्योंकि यहाँ पर फ्यूज हो जाती है हमारी। और जो दूसरा नरयुग्मक होता है ना हमारा पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र, इससे फ्यूज हो जाता है। देखिए यहाँ से आया, इससे फ्यूज हो गया। इसके बाद में क्या बनेगा हमारा, युग्मनज बन गया या जाइगोट है ना, ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज हो करके। यहाँ पर मैंने लिखा होगा पोलर न्यूक्लियाई, लिख लीजिए यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दूसरा जो है युग्मनज हमारा इस पर फ्यूज कर जाता है। और देखिए इसके बाद में जो हमारा ये जो कोशिका है ना, फिर हमारा इसके रूप में विकसित होने लग जाता है नया भ्रूण कोश। और जो हमारा अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस होता है बीजांडकाय, ये भोजन संग्रह करने का काम करता है और भ्रूण को विकसित होने के लिए भोजन प्रदान कर देता है उसी टाइम। और त्रिसंलयन के पश्चात ये हमारा बनता है, इसमें आ जाता है भ्रूण कोश में एक पार्ट होता है। देखिए ये यहाँ पर धीरे धीरे विकसित होगा, अलग अलग डिजाइन के मैं अभी ये आपको पढ़ाता हूँ है ना। 2-3 टाइप की शेप हो जाती है इसमें, तो आपस में विकसित होता रहता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। इसी को दोहरा निषेचन कहते हैं, जब मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करता है, दोहरा निषेचन बोल देते हैं इसको है ना, बोलते हैं हम PEN भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। इसके निषेचन की बात बनाता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। और कुछ देर बाद ये है ना एम्ब्रियो के रूप में हमारा विकसित होने लग जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो। देखिए सबसे एक और डिटेल समझा देता हूँ। परागकण आता है, स्वेल होता है, थोड़ा फूल जाता है, उसके बाद में पोलन ट्यूब बनाता है और एंटर कर जाता है। पहला जो नरयुग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज होकर के हमारा जाइगोट बना देता है 2N है ना। और दूसरा होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन करता है हमारा दोहरा निषेचन, एक सेल से फ्यूज होकर के। इसको त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन भी कहते हैं। और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है ना। और कुछ देर बाद ये जो है हमारा प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका के रूप में भी विकसित हो जाता है और हमारा भ्रूण कोश बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक और बार समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पे पोलन गिरेगा, हमारा आएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, सीधा जाएगा माइक्रोपाइल वाले पार्ट के अंदर से घुसेगा। पहला मुख हमारा पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज हो जाता है और हमारा जाइगोट बना लेता है या युग्मनज बना लेता है। और दूसरा जो है ना हमारा एक सेल से बना लेता है। एक सेल से फ्यूज होने के बाद में डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बना लेता है, इसके रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद में हमारा एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाता है, एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कई शेप का होता था, अभी मैंने बताया था। पहले इतना छोटा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर कुछ देर बाद ये हार्ट शेप का होने लग जाएगा। इसका एनसीईआरटी में बस डायग्राम बना हुआ है, लेकिन किसी भी ज़्यादा हमारे मतलब का नहीं है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा परागण, पॉलिनेशन को पढ़ते हैं ना।
पॉलिनेशन बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा, ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है। पॉलिनेशन एक बार समझ लीजिए, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटनोगैमी, है ना। और जो परपरागण होता है वो एक टाइप का होता है जिसको बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक है। थोड़ा वीडियो चालू करना रह गया था, थोड़ा ये पार्ट रह गया था, अभी देखिए इसको कवर कर लेंगे। परागण अभी मैंने आपको बता ही दिया था, परागण दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, ये पार्ट दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्वयुग्मन, स्वपरागण को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्वयुग्मन और सजातीय परागण, ठीक है। स्वयुग्मन इसको बोलते हैं हम ऑटोगमी, इसको बोलते हैं जिटनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन का एक ही पार्ट होता है, इसे बोलते हैं परनिषेचन या जीनोगैमी। यहाँ अच्छे से समझते हैं इनको, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है, स्वयुग्मन क्या होता है, स्वपरागण के दो टाइप होते हैं, स्वयुग्मन और सजातीय परागण। स्वयुग्मन को पहले समझिए, ये हमारा परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। परागकोश परिपक्व होकर के फटेगा और पोलन जो है हमारा परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये दो डिफरेंट प्लांट है, ठीक है। सेम प्लांट का और सेम फ्लावर का परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा, इस तरीके से करके जो वर्तिकाग्र पर गिरेगा, सेम प्लांट का और सेम फ्लावर का गिरेगा परागकण, तो इसको बोलेंगे हम स्वयुग्मन या ऑटोगमी, ठीक है। और जैसे ये सेम प्लांट है, एक प्लांट फर्स्ट प्लांट सेकंड, तो या तो सेम फ्लावर का गिर जाएगा, इस कह सकते जो वर्तिकाग्र वाले पार्ट पे, या प्लांट सेम रहेगा पर फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर का आकर के गिर जाएगा, या फिर अपने ही फ्लावर का गिर जाएगा पोलन परागकण, इस तरीके से कर, तो उसको बोलेंगे हम जिटनोगैमी या सजातीय परागण। सजातीय परागण, ठीक है। इसमें सजातीय परागण में प्लांट सेम रहता है पर फ्लावर डिफरेंट होता है, ठीक है, फ्लावर डिफरेंट हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं जिटनोगैमी, है ना। जो तीसरा जो होता है हमारा पर परागण में होता है ये जीनोगैमी। इसमें क्या होता है, प्लांट जो डिफरेंट हो जाता है, इस वाले प्लांट का जाएगा और इस तरीके से पे जाके गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम आपका परनिषेचन। इसमें एक कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है, इसमें जो है ना दूसरे प्लांट का ही आकर के गिरता है, यदि कहें कि इस प्लांट पे जाके इस पे गिर जाए, सेम फ्लावर का गिर जाए, सेम प्लांट का परागकण गिर जाए इसी पे, तो परागनिषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेल्फ कैपेबिलिटी होती है पहचानने की, अपने पोलन को पहचान लेता है, निषेचन नहीं होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ कंपैटिबिलिटी, सेल्फ का नहीं होता है, इसमें डिफरेंट प्लांट का ही चाहिए, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि वेरिएशन किस में ज़्यादा होते हैं, स्वयुग्मन में या सजातीय परागण में। ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे इसमें अपने ही पुष्प पर गिर रहा है तो इसमें वेरिएशन कम होंगे, दूसरे पुष्प पर जा रहा है तो वेरिएशन ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट सेम है ना। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन सेम होंगे, प्लांट में तो सेम ही होंगे ना, पूरे प्लांट में सेम होंगे, तो वेरिएशन दोनों में सेम होते हैं। एक क्वेश्चन और था कि वेरिएशन जो है ऑटोगैमी में होंगे या नहीं, जिटनोगैमी में होंगे या नहीं, जीनोगैमी में होंगे या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भी इसे में तो कहाँ से वेरिएशन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है,
पुष्पी तो सेम है, बट सेक्स और रिप्रोडक्शन वेरिएशन था, ये सेक्स और रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन होंगे ही होंगे, है ना, ये बात ठीक है। इसके बाद में ऑटोगेमी, ठीक है। सो ह्यूमन की बात कर लेते हैं हम। इसमें दो टाइप होते हैं, दो टाइप के फ्लावर ये प्रोड्यूस करता है। एक होता है अनुमील परागण, इसमें जो है ना पुष्पों को ही क्लोज फ्लावर बनाता है, बंद पुष्प का फॉर्मेशन करता है। एक होता है उन्मील परागण, इसमें खुले पुष्प बनाता है, ठीक है। ऐसे ऊपर से क्लोज है तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा, इसमें ऑटोगेमी हो पाएगी, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता है, बंद है तो। इन दोनों के कॉमन एग्जाम्पल है दोनों के, इसके भी एग्जाम्पल है, अनुमील के भी एग्जाम्पल है। एक होता है ऑक्सैलिस, नंबर 2 हो जाता है हमारा कनकौवा। कनकौवा में पता जाता है, सबने देखा होगा, जो कि क्लोज फ्लावर होता है। इसमें अनुन्मिल परागण हो जाता है, सिस्टोगेमस, और एक होता है हमारा स्टाइमोगेमस। इसको हम इंग्लिश में सिस्टोगेमस बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम स्टाइमोगेमस फ्लावर, है ना। इसमें जो है खुला हुआ बनता है फ्लावर, जो है तो बाहर का आ सकता है इसमें, और होता स्वपरागण ही है। एक मैंने नोगेमी में कंडीशन बताई थी आपके लिए, ये वाली सजातीय परागण में। सजातीय परागण में क्या होता है, आता तो सेम प्लांट का ही है बट सेम फ्लावर का नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिए। ये हो गया था यहाँ पर, सेम प्लांट का आता है बट डिफरेंट फ्लावर का आता है। प्लांट सेम बट डिफरेंट फ्लावर, इसमें स्वयं में याद रखिए, सेम फ्लावर का आता है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर का। और सजातीय परागण में होता है डिफरेंट फ्लावर का बट सेम प्लांट, प्लांट सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट हो जाता है। और सेल्फ आना चाहे ना, ये आना चाहे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती है, जो पहचान लेता है अपने परागण को। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, पर निषेचन में तो दूसरे प्लांट का ही आता है, सेम फ्लावर का भी नहीं आ सकता है, सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर का भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। आपका सजातीय परागण, इसमें जो है ना दूसरे पुष्प का आएगा सेम प्लांट का, तो इसके लिए कुछ कारकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कीट की, मधुमक्खी की आवश्यकता रहेगी, कीट मधुमक्खी की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा ये और देख लीजिए, परिनिषेचन, इसके लिए 2 कारकों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि परागण बहुत दूर से होगा, दूसरे प्लांट से होगा, तो अपने आप तक पहुंच नहीं सकता है, कारकों की आवश्यकता रहती है। एक रहता है जैविक कारक या बायोटिक एजेंट, और एक रहता है अजैविक कारक या एबायोटिक एजेंट। जैविक कारक में हमारे आ जाते हैं कीट, चमगादड़, या एक आ जाती है मधुमक्खी। मधुमक्खी के द्वारा सबसे ज़्यादा
बायोटिक जो जैविक कारक है सबसे ज़्यादा, उनमें मधुमक्खी के द्वारा ही परागण संपन्न होता है, चमगादड़। ठीक है, अजैविक में आ जाते हैं वायु, जल। जल के अंदर भी परागण होता है, पुष्प होते हैं कुछ तैर करके आपस में, मतलब पानी के रास्ते से जाते हैं, परागण की क्रिया संपन्न होती है, स्त्री केसर तक पहुंच जाते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है ना। एक और क्रॉस पोलिनेशन बहुत दूर के लिए होता है, तो इनके लिए कारकों की आवश्यकता रहती है। लिख देते हैं कारकों की आवश्यकता किस किस में रहती है। एक पर परागण में रहती है, एक हमारा जिटनोगेमी में रहती है, जो अभी मैंने पढ़ाया था सजातीय परागण, उसमें रहती है कारकों की आवश्यकता। पर परागण में सामान्य से कई हजार गुना पुष्प परागण उत्पन्न करता है, क्योंकि आधे तो रास्ते में गिर जाएंगे, लाखों परागण पैदा होंगे तो हवा से एक दो पहुंच सकते हैं इस तरीके से तक, वही चीज़ है ना। इसी वजह से कई हजार गुना कुछ परागण उत्पन्न करता है पर परागण के लिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न हो सकता है, जब एक दूसरे पुष्प के इस तरीके से तक पहुंच पाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।